and welcome to the podcast of Balancing the Beauty by Sarkarian. Today we have Dr. Sumaiya Jamal with us. Assalamu alaikum madam. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा मैडम, आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं डर्मेटोलॉजी में? I have been practicing dermatology since 10 years and in गवर्नमेंट में मैं तकरीबन 7 years से प्रैक्टिस कर रही हूँ. अदरवाइज़ प्राइवेट प्रैक्टिस में अपने क्लिनिक और इमाम में प्रैक्टिस करती हूँ. Okay, good. So today we have the topic in which we are talking with Dr. Sumaiya is skin hazards of using cheap whitening products. अच्छा मैडम, आप मुझे बताएंगी कि what is that one problem that patients come to you जो बहुत ज़्यादा जनरल, बहुत ज़्यादा कॉमन हो? अच्छा, बेसिकली देयर इज़ नॉट वन प्रॉब्लम. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कॉमन, जिसमें सबसे ज़्यादा जो देखा है मैंने पेशेंट्स में, एक्नी के साथ आ रहे होते हैं पेशेंट्स वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद, और उनको खुद भी नहीं पता होता कि उसके बाद उनके किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं. एक्नी वो समझ रहे होते हैं कि मुझे किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, लेकिन बेसिकली जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो पेशेंट बता रहे होते हैं कि हम डिफरेंट वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, इवन कॉस्मेटिक्स वो यूज़ कर रहे हैं, जिसके बाद से ये हमारी कंडीशन डेवलप हुई है. अच्छा मैडम, इन डिजीज़ के अलावा और कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से पेशेंट्स आपके पास आते हैं कोई डिज़ायर लेके? जी, कॉस्मेटिक इश्यूज़, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वाइटनिंग के हवाले से कि हमें गोरा होना है, और गोरा भी बस रातों रात होना है, या एक हफ्ते में या 2 दिन में या 3 दिन में गोरा कर दें. कि शादी आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है तो आप ऐसी प्रोडक्ट, शादी आ रही है और नहीं भी आ रही तब भी गोरा होना है. तो या तो जॉब पर्पज़ ऐसा है कि जॉब इनका इस तरह के है कि आप फ्रंट डेस्क पे हैं तो है, सेल्स में हैं तो वाइटनिंग चाहिए, और शादी है या कुछ और है तब भी वाइटनिंग चाहिए. वाइटनिंग तो चाहिए. तो आपके ख्याल में ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसकी सबसे ज़्यादा डिज़ायर होती है गोरा होने की? अर्ली टीन्स पे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा अर्ली टीन्स के आ रहे होते हैं. वैसे तो हर एज ग्रुप में है ये क्रेज़, लेकिन ज़्यादातर 20s और 30s. ठीक है, तो आपके ख्याल में ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या रेडीली अवेलेबल है जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ मर्करी, स्टेरॉइड्स और हाइड्रोक्विनोन मौजूद है? जी, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी प्रमोशंस बहुत ज़्यादा होती हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ब्रांड्स सेल्स अपने कर रहे हैं चीप प्रोडक्ट्स. इसके अलावा आप किसी भी बड़े सुपर स्टोर में चले जाएं तो वहाँ पे जो सेल्स गर्ल्स होती हैं वो आपको रिकमेंड कर रही होती हैं आप ये कर लें, इसका इलाज ये है, इससे गोरे हो जाएंगे, इससे झाइयाँ सही चली जाएंगी. तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या रिकमेंड करेंगे ऐसे लोगों को जो एक ब्यूटी सिंबल बना देते हैं कि फेयर स्किन इज द ओनली इशू दैट वी आर फेसिंग, या ब्यूटी इज ओनली लिंक्ड विद द ब्यूटी प्रोडक्ट वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, उसके हिसाब से? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ब्यूटी कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि अगर हमारा कलर फेयर होगा तो ये ब्यूटी साइन है. तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. हमारे पास डिफरेंट रोल मॉडल जो हम कहेंगे कि हम देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट इवन के लोग हैं. इवन के आप मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स को भी देख लेंगे, उनके कॉम्प्लेक्शंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छे या बहुत फेयर नहीं होते, तो ये ब्यूटी साइन बिल्कुल भी नहीं है. इसके अलावा बहुत सारे सक्सेसफुल डिफरेंट फील्ड्स में हैं, तो उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन उनको वहाँ आगे लेकर नहीं जाता बेसिकली. तो आई थिंक ये पाकिस्तान और से शायद इंडिया के अंदर ही ये रुझान है कि हमें ब्यूटी को जो डिफ़ाइन किया जाता है वो गोरे रंग से किया जाता है. जी, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि गोरे रंग को जो है वो ब्यूटी साइन समझा जाता है. आपके ख्याल में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए जो रेडीली अवेलेबल हैं, चीप हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, इंस्टेंटली गोरा कर देते हैं, जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ मर्करी, स्टेरॉइड्स और हाइड्रोक्विनोन मौजूद है? अच्छा, ये जो रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं इसमें जो हाई अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड और मर्करी है, बेसिकली यही रेडीली आपको कोई जो गोरा कर रहा है बेसिकली वो यही प्रोडक्ट्स कर रहा है. और एक चीज़ लोगों को जो एक जनरल नॉलेज जो मैं उनको बताना चाहूँगी, इसके थ्रू एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि आप अपनी स्किन पे कुछ अप्लाई करें, बेसिकली वो आपकी सिर्फ स्किन के अंदर नहीं, वो आपके ब्लड के अंदर जा रहा है, आपके सिस्टम्स तक पहुँच रहा है. तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं. तो जब एक चीज़ बड़ी अमाउंट में जाती रहेगी तो उसके बाद क्या, स्टेरॉइड्स में सबसे पहले तो एक्नी के साथ आ रहे होते हैं पेशेंट्स, और उनको पता ही नहीं होता, मालूम नहीं होता कि उन बेसिकली वो एलर्जी कहते हैं कि हमें स्किन एलर्जी हो रही है. जब वो अपना एग्जामिन कराते हैं और हिस्ट्री लेते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ये चीप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं. और सेकंड जो मोस्ट कॉमन देखा है हमने, जो प्रेजेंटेशन जो देखी है पेशेंट्स में इन चीप वाइटनिंग प्रोडक्ट्स की, तो वो बेसिकली है हिर्सुटिज्म, यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ. तो उन तमाम एरियाज़ में जो मेल पैटर्न जो हेयर ग्रोथ होती है वुमेन में हो जाती है. इसके अलावा भी ऐसी औरतें जो इस तरह की स्टेरॉइडल क्रीम्स वगैरह बहुत एक्सेसिवली यूज़ करती हैं, वो सैलून्स में जाकर अगर कोई ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ करती हैं तो उनके बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के रैशेस पड़ जाते हैं. फिर उससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर वो भाग के अपनी स्किन और ख़राब करके ब्लीचेस वगैरह लगा के फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आती हैं. तो
फिर आपका क्या मैसेज हो ऐसे लोगों के लिए? मैसेज ये है कि मेरे पास ईद से एक दिन पहले चांद रात को और मतलब एक खातून आई थी अपनी शादी से एक दिन पहले, और बहुत ख़तरनाक रिएक्शन के साथ आई थी फेस पे। तो एक दिन में वो रिएक्शन सही करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैसेज उनको यही होता है कि इन प्रोडक्ट्स की तरफ जाने से पहले आप अपना प्रॉपर एक डर्माटोलॉजिकल चेकअप ज़रूर करा लें। और डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं जो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, तो वो अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा लें। और वो कितनी अमाउंट, किस तरह से, कितनी ड्यूरेशन के लिए यूज़ करनी है, कितनी रिकमेंडेड है, तो वो करवा लें। काउंसलिंग ले रहे हैं जी। अच्छा, पेशेंट्स ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं आपको ये क्रीम रिकमेंड कर दें, तो उन पेशेंट्स को भी मैं यही कहती हूँ कि अगर आप पूछ तो लेंगे, लेकिन आप फिर किस तरह से डिस्कस करेंगे डॉक्टर से कि मुझे किस तरह से लगानी है, नाइट में लगानी है, डे में लगानी है, कितनी ड्यूरेशन लगानी है, कितने अरसे के बाद उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ना चले जाएँ, हम किस चीज़ पे स्विच कर जाएँ। तो बेटर ये है कि वो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से एक असिस्टेंस भी ज़रूरत है कि आप अपनी स्किन आके अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, फिर आप कोई काम जी डिस्कस करके करें कि आपके लिए क्या प्रोडक्ट बेहतर है। जी डॉक्टर सुमैया, देन व्हाट डू यू थिंक व्हिच प्रोडक्ट्स आर सेफर टू यूज फॉर ब्राइडनिंग पर्पस? अच्छा, इसमें यह है कि डिफरेंट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू, जिस पे एक पब्लिश डाटा है कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं और जो अप्रूव्ड हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन यही कि डर्माटोलॉजिस्ट आपको ये गाइड करेगा कि मुझे इस स्किन टाइप पे ये वाली क्रीम चाहिए, अभी मुझे इस स्टेज पे ये सीरम चाहिए, क्रीम चाहिए, तो वही सही बेटर रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर हेयर में डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंड किए बगैर आप अपने लिए कोई भी ओवर द काउंटर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते? नहीं, ये इस तरह से नहीं हो सकता, बल्कि इसमें डिस्कस कर लें अपने डॉक्टर से कि ये मुझे किस तरह से लगानी है, किस टाइम लगानी है, कितनी ड्यूरेशन के साथ लगानी है, और मेरी स्किन ड्राई है, ऑयली है, तो उनके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कब क्रीम लगानी है, कब सीरम लगाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और इसके अलावा आपके साथ कोई अंडरलाइन कोई डिजीज़ तो नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग किसी से सुन के ये अच्छी क्रीम है तो लगा लिया, लेकिन ये नहीं पता होता है कि आपके साथ क्या कंडीशन है, उनके साथ क्या कंडीशन है, उसकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन टाइप क्या है। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट को रिकमेंड करें अपने। हाँ, मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए थे, उन्होंने क्रीम तो बिल्कुल सही यूज़ की थी, लेकिन उनके साथ इशू ये हुआ कि वो ही वाइटनिंग क्रीम लगा के बीच पे चले गए, उसके बाद वो फेस पे छालों के साथ आए और रेड स्किन के साथ आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्रीम किस टाइम पे लगानी है। आप ऑनलाइन किसी से भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर मुझे रिकमेंड कर दें, डॉक्टर जो है वो मैसेंजर पे आंसर नहीं कर रही या कर रही हैं तो सही नाम नहीं बता रही, तो उसका रीज़न यही होता है कि आपसे डिस्कशन तो नहीं हो रहा ना, आपको क्रीम का नाम लिख दिया, किस तरह से लगानी है, क्या ड्यूरेशन है, क्या स्किन टाइप है, सीरम फॉर्म में करनी है, क्रीम फॉर्म में करनी है, तो ये तो आप डर्माटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ही बता सकते हैं। राइट। तो आपके ख्याल में कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो हाइड्रोक्विनोन या मर्क्यूरी स्टेरॉइड फ्री है? डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको कंपाउंड कर रही हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर कोई भी क्रीम परचेज़ करें तो उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। उसमें ग्लूटाथियोन हो गया, आर्बिटिन हो गया और अल्फा आर्बिटिन हो गया, इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, ये सेफ़र अल्टरनेटिव्स हैं। चीपर तो नहीं है, लेकिन यह है कि सेफ़ अल्टरनेटिव्स हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते होते हैं। और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जब आती हैं तो ठीक है, हमें मालूम होता है कि इसमें ग्लूटाथियोन आर्बिटिन है, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्स भी बता रहा होता है, तो उसमें मुझे फिर ये कि व्हेन के सीरम और क्रीम में मुझे पेशेंट्स में रिज़ल्ट मिल रहा होता है, तो वो थोड़ा मेरे लिए मतलब तमाम प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो मैं देख रही होती हूँ वो क्रीम और सीरम है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि दिस इज़ द वन प्रोडक्ट दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन, जो कि मर्क्यूरी स्टेरॉइड फ्री है? जी, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। उसमें इंग्रेडिएंट्स सारे मेंशन्ड है, उसमें अल्फा आर्बिटिन है, ग्लूटाथियोन है, ठीक है, और इसी तरह सीरम और क्रीम की फिर सिलेक्शन जो है वो पेशेंट टू पेशेंट हम उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करते हैं। Okay, so it was it. Thank you for having us, Dr. Sumayya. Thank you for giving us our precious time. और inshallah we'll be coming with more topics. Stay tuned.